हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे हीट के बारे में। हीट को हमने कहा कि हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म है, जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आता है। जैसे कि आप बात करते हो इलेक्ट्रिकल हीट की या आप मैकेनिकल हीट की बात करते हो, तो मैकेनिकल हीट के केस में फोर्स इनटू वेलोसिटी आप ले सकते हो। ठीक है? फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये मैकेनिकल हीट पर यूनिट टाइम होगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है? तो फोर्स इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू पावर ना। तो पावर दो तरह की होती है। मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं इन कॉन्सेप्ट को ना कहीं डेली लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता मैं कामयाब हो जाऊं उसमें। तो मैं एक चीज लेके आता हूँ कि दो चीजें आप बड़ी यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक तो मैकेनिकल एनर्जी की बातें आप बहुत करेंगे। ठीक है ना? मैकेनिकल एनर्जी की बारे बारे में बातें आप बहुत करेंगे। मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बातें होंगी। और एक ना इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में भी बहुत सारी बातें आप लोग करने वाले हो। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, क्योंकि हमारी नेचर में डोमिनेटिंग फोर्सेस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं बच्चा लोग। ठीक है ना? आपको पता है कि फोर बेसिक फोर्सेस के साथ हम फिजिक्स को स्टार्ट करते होते हैं। वो फोर बेसिक फोर्सेस हमारे पास बनती हैं भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आप बोल सकते हैं उसको। है ना? हम कहते हैं कि हमारी नेचर में फोर बेसिक फोर्सेस होती हैं, जिसमें आप बात करते हो कि एक तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस भाई। ठीक है? नंबर एक, एक है जी ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है जी वीक न्यूक्लियर और दूसरा है जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना? एक वीक न्यूक्लियर और दूसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बच्चा? तो अब देखो बच्चा, हम क्या बात करते हैं कि देखो न्यूक्लियर फोर्सेस तो आप अपनी डेली लाइफ में कभी देखते ही नहीं है। सभी को पता है न्यूक्लियर फोर्स हम कहाँ देखते हैं? एटम्स और न्यूक्लियाई के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं? नहीं करते ना हम ऑब्जर्व। क्या ग्रेविटेशनल फोर्सेस देखते हैं? मैंने ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए आपको पहले ही बताया कि जहां मासेस बहुत ज्यादा होंगे उस सिचुएशन में आप इस तरह की बातें करते हैं, अदरवाइज आप ये बातें नहीं करती। तो बाकी कौन सी बची भाई? इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। आपने थोड़े टाइम पहले ही कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस को पढ़ा था। कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस और ऑल्सो एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बच्चा लोग। है ना? अब देखो मैकेनिकल सिस्टम में और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर पावर का डिफरेंस की बात करी जाए या आप कहें कि हीट के डिफरेंस की बात करी जाए, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे देखिए कैसे प्रेजेंटेशन देता हूं। अगर आप मैकेनिकल सिस्टम में जा रहे हो तो पावर को आप लिखते हो जी वर्क अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी पावर आपका वर्क अपॉन टाइम के इक्वल ही होगा। ठीक है? बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मैकेनिकल सिस्टम में कि वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट or divide by time. Time is a scalar quantity. These two are vector quantities and there is a dot product. So power is a scalar quantity. तो power एक scalar quantity है. So we can say कि force और displacement upon time क्या होता है? Velocity. फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देता है? पावर प्रोवाइड करता है। जबकि अगर आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चले जाओ, ये आपकी कैसी फोर्स है? मैकेनिकल। ठीक है? अगर आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चले जाओ तो वहां पे आपके पास क्या होगा कि ये एक कंडक्टर है जी, इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जी, और इसमें करंट का जो फ्लो है वो आई करंट फ्लो कर रहा है जी, टी टाइम के लिए फ्लो हुआ है जी, ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है इस करंट को आर। तो आपके पास वर्क कितना होगा? आई स्क्वायर आर टी के बराबर होगा और डिवाइड बाई टी। तो आप यहाँ पे पावर को क्या बोलते हो? पावर इज आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है ना भाई? आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई इंटू आई आर दैट इज इक्वल टू वी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यू कैन से वी इंटू आई इज नथिंग बट इक्वल टू पावर। और पावर को आप ये भी कह सकते हैं कि आई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या? आर, यानी कि वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये भी आपकी पावर हो सकती है। यानी कि देखो बच्चा, डायमेंशन हर जगह सेम है। अब अगर यहाँ से आप डायमेंशन चेक करो, डायमेंशन फॉर्मूला चेक करो पावर का, ठीक है, और यहाँ से अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला चेक करो तो दोनों सिचुएशन में डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। बट आपकी कॉन्सेप्ट की डिमांड क्या है? उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपका रिलेशन अलग है हर जगह। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो आपके पास पावर इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम।
और वर्क को हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी किसके बराबर होती है? हीट के इक्वल। तो हीट पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितनी हीट जनरेट हो सकती है? दैट मे बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। और यहाँ पे कितनी हीट जनरेट होगी पर यूनिट टाइम? वो होगा पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय करंट। ठीक है ना, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय करंट, और आपका पोटेंशियल का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जब आप चल के जाओगे तब आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपके आगे आएंगी। देखो बच्चा, आप वर्क की बात करते हो ना, आप वर्क की बात करते हो और आप वर्क को कहते हो हमेशा एनर्जी के बराबर। ठीक है ना, और एनर्जी चाहे कोई भी आ जाए, उसके डायमेंशन जो होते हैं वो वर्क के बराबर ही होते हैं। चाहे एनर्जी आपकी सरफेस हो, चाहे आपके पास पोटेंशियल हो, चाहे काइनेटिक हो, चाहे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे केमिकल एनर्जी हो, चाहे कैसी भी एनर्जी हो भाई, उसका डायमेंशन फॉर्मूला वर्क के बराबर होता है। और वर्क की यूनिट आप हमेशा क्या लिखते हो? जूल लिखते हो। लेकिन क्या हर सिचुएशन में जूल ही उसकी यूनिट होती है? देन आंसर इज नो। आपने किलोवाट आवर भी देखी है, और 1 किलोवाट आवर कितना होता है? ये एनर्जी की यूनिट होती है कि नहीं होती भाई? 1 किलोवाट, किलो का मतलब 10⁻³ वाट, और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? एक आवर में 60 मिनट 3600 सेकंड होते हैं कि नहीं होते? तो ये बच्चा आपके पास बना 3600 इंटू 10⁻³ आगे क्या आया? वाट सेकंड। यानी कि यहाँ पे वाट सेकंड किसके बराबर होगा? यानी कि 1 किलो वाट आर दैट इज इक्वल टू 3.6, 3 जीरो आ गई ना फिर यहाँ से, तो 3 जीरो पहले से थी, 3 3 6, वाट सेकंड किसके बराबर है? जूल के बराबर है। अब आप समझो कि ये कहाँ से आया जूल के बराबर, क्योंकि पावर किसके बराबर होता है? वर्क अपॉन टाइम के बराबर होता है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या आया? पावर इंटू टाइम। पावर की यूनिट क्या है? पावर जिसके पास होती है वो हर किसी के क्या लगा सकता है? वाट। तो उसकी यूनिट याद रख लो, पावर की यूनिट होती है वाट। वाट सेकंड किसके बराबर आया? वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो जूल इज इक्वल टू वाट सेकंड। ये देखो बच्चा, ये हमारे पास आ गया एक राम कहानी आ गई। अब देखो, आपको मैं बता दूं कि जहां पे आप पढ़ रहे हो इस चीज को, जिस कॉन्सेप्ट में जाके, और जिस आप ये कहें कि क्या कह सकते हैं कि जहां आप मैकेनिक्स के अंदर बात कर रहे हो ना, आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करते हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इस तरह की बातें अब आपके यहाँ होनी है। तो यहाँ पे जो इसकी एसआई यूनिट है उसको तो आप बोलते हैं भाई, हीट की जो एसआई यूनिट है वो तो जूल ही रहती है बच्चा, वो तो जूल ही रहती है। लेकिन प्रैक्टिकल जो यूनिट है ना, उसका नाम है कैलोरी। कैलोरी। अब देखो, एनर्जी की एक यूनिट और भी निकल के आ गई। अब मैं यहाँ पे हीट की यूनिट बोल रहा हूँ कैलोरी, बट है तो एक्चुअल में एनर्जी की यूनिट है ना। और 1 कैलोरी किसके बराबर है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। 4.18 जूल के बराबर है। यानी कि एनर्जी की एक और भी यूनिट है जिसका नाम है कैलोरी। ठीक है, जिसका नाम कैलोरी है, जो किसके इक्वल है? 4.18 जूल के बराबर है। ठीक है ना। तो अब मेरे पास कितनी यूनिट बनी? वाट सेकंड पावर की टर्म में, वो भी जूल के बराबर था। किलोवाट आवर, वो भी मेरे पास 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल था। ठीक है। क्या ऐसा कोई और भी चीज है जहां पे हम एनर्जी की यूनिट को लिख सकते हैं या बोल सकते हैं? हाँ जी, एक हमारे पास और भी सिस्टम है कि मान लीजिए मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ऐसा ऐसा मेरे पास एक कंडक्टर है इस तरह का। ये देखो, ये देखो, मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक है बच्चा। अब देखो, इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि ये कंडक्टर है, तो इसके एंड्स के थ्रू हम क्या करते हैं? एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं बेटा। ऐसा ऐसा एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, ये देखिए बच्चा, ये हम एक बैटरी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ईशान, अपने आप को म्यूट करो बच्चे। सॉरी सर। देखो बेटा, हमने क्या किया, हमारे पास एक कंडक्टर है बच्चा, और कंडक्टर में हमने क्या किया कि एक बैटरी कनेक्ट कर दी। यहाँ पे इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल,
ये हमारे पास है नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे जो बैठा इलेक्ट्रॉन है ना बच्चा, वो एक्सेलरेट होगा किसकी तरफ, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, इसकी तरफ भागेगा, या पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ एक्सेलरेट होगा। अब इसको एक्सेलरेट करना है थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्या छापा आ गया भाई, ये क्या नया पंगा आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होगी। बताओ, आप सोचोगे सर आप तो हद ही कर दिया आपने, कभी कह रहे हो किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है, कभी कह रहे हो वाट सेकंड एनर्जी की यूनिट है, कभी कह रहे हो कैलोरी यूनिट है, कभी कह रहे हो जूल उसकी यूनिट है, अब आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी उसकी यूनिट है। हाँ जी मैं कह रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपनी बात को प्रूव करूंगा। मैं कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन बैठा है, इस इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करना है मुझे, और उसको एक्सेलरेट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, दैट एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, आप एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे क्या लगा, वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। अब आप कहोगे कि सर ये कहां से ले आए आप कॉन्सेप्ट नया, ठीक है, जूल के इक्वल होता है। तो आपको याद होगा कि जैसे ही आप 10th पढ़ के आए हो तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस की मैथमेटिकल स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता था ना, तो चार्ज ले लो आप। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन होगा पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। पोटेंशियल की यूनिट होती है बेटा क्या, वोल्ट, और चार्ज की यूनिट होती है बेटा क्या, कूलम। तो वोल्ट इनटू कूलम जहां पे भी आ जाए वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। तो जूल जो है ना, वो आपका कूलम इनटू वोल्ट के बराबर भी है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो ए यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब आपको कोई कहे कि जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, तो 1 जूल कितना होगा बच्चा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर डिवाइड कर देना, जो जूल में टर्म आई है उसको, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉन्सेप्ट, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी जगह पे न्यूमेरिकल में स्पेशली बातें हो जाती हैं कई बार मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। मेगा का मतलब होता है 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना, जूल। तो आप इनकी पावर को ऐड कर लीजिए, तो ये आपके पास बनेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। These are something that we have to keep in mind बच्चा पार्टी। तो ये चीजें आप सभी को समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि ये चीजें आपको मैं कहता हूँ कि देखो, ये चीजें ऐसा नहीं है कि जिनके आप रट्टे मार के चलोगे, या जिनको आप भाई हाँ जी हमने तो 3 बार लिख के देख लिया सर, नहीं। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको ना फिजिक्स पढ़ते टाइम या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के करते टाइम ये चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, जहां तक मैं सोचता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपकी जीके को बढ़ाएंगे। ठीक है, रट्टाफिकेशन पे तो जाना ही नहीं है। देखो, मैं तो 11th के बच्चे को स्पेशली बोलता हूँ, जितने भी बच्चे बैठे हैं मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलो, रट्टाफिकेशन पे कभी मत जाओ। जो बच्चा रट्टाफिकेशन पे जाके फिजिक्स को पढ़ने की कोशिश करेगा, फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगी उसको। ठीक है, तो अब देखो बच्चा लोग, अब हम बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात है जो इसी में थोड़ी बहुत जगह बना के करना चाहता हूँ, वो बात है टेम्परेचर के लिए, कि हम टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर को जनरली बोला जाता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है ना, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इसको आप क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं भाई। ठीक है, तो मैं यहीं पे जगह बना रहा हूँ थोड़ी सी, कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर को आप डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस आप बोल रहे हो, ठीक है ना। ये देखिए जी, हीट का जो फ्लो है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ही पॉसिबल है, लोअर टू हायर कभी भी हीट का फ्लो नहीं होता। ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स आगे आए, जिसमें से मेरे पास 3 स्केल्स हैं। एक डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक डिग्री सेल्सियस, दूसरा मैं बात करूंगा किसकी, फ़ारेनहाइट की, तीसरी मैं बात करूंगा केल्विन की, जिसको एसआई सिस्टम ने एक्सेप्ट किया था। डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूं तो उसका लोअर स्केल है 0, ठीक है,
और उसके अंदर डिविजन्स हैं 100 डिविजन्स हैं, ठीक है। और अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं तो उसका लोअर है 32 और उसके अंदर डिविजन्स हैं 180 डिविजन्स हैं, ठीक है। अगर हम केल्विन की बात करें तो उसका लोअर है हमारे पास 273.15 और इसमें भी डिवीजन कितने हैं 100 है। इसका मतलब क्या होता है बच्चा कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है 32 फ़ारेनहाइट के बराबर है और 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितने के बराबर है 273.15 केल्विन के बराबर है। तो ये भी एक जनरल बात है बच्चा, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको हमें रटाफिकेशन पे जाने की जरूरत पड़ेगी या रटने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, ये एक जनरल चीज है जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इस बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हमारे पास कॉन्सेप्ट है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हमने क्या करना है, देखें कि हम यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि हीट सप्लाई करने के कारण हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे लीनियर है भाई, चाहे लेंथ एलिमेंट है, चाहे एरिया एलिमेंट है, चाहे वॉल्यूम एलिमेंट है, उसके डायमेंशंस हमें चेंज करने हैं, ठीक है। अगर लेंथ एलिमेंट है तो उसकी लेंथ को इंक्रीज करना है थोड़ा बहुत, अगर एरिया है तो उसका एरिया इंक्रीज करना है, और अगर वॉल्यूम है तो उसकी वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज लेके आना है, ठीक है। और आपके सामने रिप्रेजेंट करना है, जिसमें से फर्स्ट आर्टिकल जिसको मैं लेके आया हूं, दैट फर्स्ट आर्टिकल इज लीनियर एक्सपेंशन। इसकी मैं बात करने वाला हूं, वो है मेरे पास लीनियर एक्सपेंशन। ये है हमारा आर्टिकल, जिस आर्टिकल का नाम है लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। देखिए इसमें मेरे पास क्या है, एक लेंथ एलिमेंट है बच्चा, ऐसा ऐसा, मान लीजिए ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है और हमने इसको हीट सप्लाई किया और हीट सप्लाई करते ही इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अरे इसी में इंक्रीज कर देते हैं, चलो इसको मान लेते हैं एल लेंथ के बराबर और ये मान लेते हैं एल प्लस डेल्टा एल के बराबर, ठीक है ना भाई। इसको हम मान लेते हैं कि हमारी ये जो लेंथ है वो है एल के बराबर और ये है बच्चों एल प्लस डेल्टा एल के बराबर, ठीक है। तो आप क्या कहते हो कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगा, लीनियर एक्सपेंशन, जो लेंथ इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज होगी, वो आपकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है उस पर बड़ा डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग ही होगा यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेंशन जो होगा। और आपने टेम्परेचर उसका कितना इंक्रीज किया है, डेल्टा टी बी द इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर उसका कितना इंक्रीज किया है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करें तो किसी कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो कांस्टेंट हमने यहाँ पे ले लिया डेल्टा एल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट से, दैट इज अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। तो अल्फा जो कहलाएगा वो कहलाएगा कफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। हालांकि ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट तब आया जब हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव किया, यानी कि कफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बताओ, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, एल इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा एल आपने कैसे निकाला, चेंज इन लेंथ आपने कैसे निकाला कि लेंथ जो आपकी फाइनल टेम्परेचर पे हुई T2 टेम्परेचर पे माइनस लेंथ एट इनिशियल टेम्परेचर T1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ हमने एल ही मानी है, और डेल्टा टी हमने यहाँ पे फिर क्या बनेगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर coefficient ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखो बच्चों बहुत इजी है ये बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, आप इसको बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा देखो बच्चा, ये तो लीनियर की बात है, अब हम एरिया की भी बात करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास है एरिया एक्सपेंशन, उसमें भी काफी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, वो काफी इजी रहेगा। तो हमारे पास है अब एरिया एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन।
देखो बच्चों, एरिया एक्सपेंशन में आप किस तरह से इसको स्टडी करोगे। एरिया एक्सपेंशन, मान लीजिए कि मेरे पास एक एरिया एलिमेंट है, जैसा कि ये लेंथ एलिमेंट था उसी की तरह मैं एक एरिया एलिमेंट लेके आ रहा हूँ। ये कंसिडर करो भाई बच्चों, ये हमारे पास है एक एरिया एलिमेंट जिसका ओरिजिनल एरिया है, मान लीजिए एरिया है हमारे पास एस के बराबर ले देते हैं सरफेस एरिया उसका, ठीक है, एस हम ले लेते हैं उस सरफेस एरिया, और ये हो गया जी इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है जी, ये देखो बच्चों, ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जो पहले उसका एरिया था, हमने वो एरिया उसका कितना लिया, वो एरिया हमने लिया एस के इक्वल, और अब जब हमने उसका टेम्परेचर चेंज किया तो टेम्परेचर चेंज करते ही उसका जो एरिया बना वो मान लेते हैं डेल्टा एस के इक्वल। सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ फॉलो किया था ना, वही यहाँ पे फॉलो करो कि आपका जो एरिया में चेंज हुआ है दैट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल एरिया, और दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना चेंज किया, मान लीजिए कि डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज किया, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब वहां पे कांस्टेंट अल्फा था, यहाँ बीटा मान लो, बीटा इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो बीटा क्या हुआ भाई, बीटा कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। ये लो जी, ये आपके पास बीटा। तो बीटा की वैल्यू भी आप पीछे जैसे आपने निकाली थी वो देखो, अल्फा को ध्यान से देखो, अल्फा क्या है, वैसे ही बीटा आपके पास आ गया। बीटा क्या आया, डेल्टा एस डिवाइड बाय एस इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा एस कैसे लिखोगे जी, डेल्टा एस कैसे निकाला, सरफेस एरिया एट टेम्परेचर T2 माइनस सरफेस एरिया एट टेम्परेचर T1 डिवाइड बाय ओरिजिनल सरफेस एरिया। डेल्टा टी आपने निकाल लिया जी T2 माइनस T1 के एक्सप्रेशन से, तो ये आपके पास बन गया बीटा। अब देखो बच्चों, ऐसी बात है ना वॉल्यूम के साथ भी कर दो, ठीक है। तो वो बात मुझे मेरा बताने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चलो बता ही देता हूँ आपको, है ना, आप भी क्या याद रखोगे, ये बात भी बता देता हूँ मैं आपको। वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। देखो भाई बच्चा, हमारे पास वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम किसके इक्वल है, v के इक्वल है, उसकी वॉल्यूम को क्या करना है, चेंज करना है जी। और चेंज कितना करना है, मान लीजिए ये एक वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास एक वॉल्यूम एलिमेंट है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये देखो, ये एक वॉल्यूम एलिमेंट हमने लिया जिसकी ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो v के बराबर है बेटा, ठीक है ना बच्चों। इसको हम हीट सप्लाई करते हैं बेटा, और इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम जो थी वो v थी, और अब जब हमने हीट सप्लाई की ना बेटा, तो इसकी वॉल्यूम जो अब बनी ना वो बन गई v प्लस डेल्टा v। अब यहाँ पे भी वही बातें होंगी कि डेल्टा v वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल वॉल्यूम पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर में चेंज पे। तो डेल्टा v इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा आ गया भाई यहाँ पे, गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी। अब क्या निकालना है आपको, गामा की वैल्यू। तो गामा की वैल्यू कितनी आई भाई, गामा की वैल्यू आई जी आपके पास किसके बराबर, ये सारी वैल्यूज देख लो, इन्हीं के बराबर आएगी, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। अब डेल्टा वी को कैसे लिखोगे, वॉल्यूम एट टेम्परेचर T2 माइनस वॉल्यूम एट टेम्परेचर T1 डिवाइड बाय वी ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा टी T2 माइनस T1। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा वी। देखो बच्चों, आपने हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है, एक ही बात थी जिसको आप फॉलो करके चले हैं, ठीक है। तो तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट काफी इजी लगे हैं मेरे को, अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो मेरे को बहुत ही इजी लगे हैं, ठीक है। 1 मिनट का भी काम नहीं था, फिर भी हमने इसमें 10-15 मिनट लगाई, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट के लिए, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के लिए, जिसके लिए मैंने क्या लिया, एक मास लिया, m मास है जिस ऑब्जेक्ट का, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m के बराबर,
ठीक है भाई, इसको मैंने हीट सप्लाई करी, मान लीजिए मैंने इसको हीट जो सप्लाई करी है वो डेल्टा क्यू है। डेल्टा क्यू इज द हीट सप्लाइड, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड भी आप बोल सकते हैं आप इसको। जो हीट मैंने यहाँ पे सप्लाई करी है वो डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करी है। मान लीजिए डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करने के कारण इसका जो टेम्परेचर है वो डेल्टा टी अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है। डेल्टा टी मान लीजिए इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा बच्चा लोग कि आपने जो हीट सप्लाई करी है ना बेटा डेल्टा क्यू, दैट हैज ए डायरेक्ट डिपेंडेंसी ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपने यहाँ पे मास लिया है, और that also directly depends on temperature change. That temperature change is delta t. Delta t be the temperature change. If we remove the sign of proportionality, then we have to multiply with some constant. So delta q is equal to s into m into delta t. s is constant of proportionality ना बच्चा, स्पेशली हम कब लेके आए हैं इसको s को, जब हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया, तो ये कांस्टेंट किसका आया, प्रोपोर्शनलिटी का। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नलिटी एंड नॉन एज स्पेसिफिक हीट, एंड नॉन एज स्पेसिफिक हीट, नॉन एज स्पेसिफिक हीट, है ना। अब यहां से स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी बनती है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू यहां से बनती है डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। अब देखो बेटा कि स्पेसिफिक हीट को सिंपली क्या बोला जाता है, सिंपली स्पेसिफिक हीट को बोला जाता है कि ये वो हीट होती है जो किसी यूनिट सबस्टेंस का यूनिट डिग्री टेम्परेचर राइज करने के काम करती है। मेरी बात सुनो ध्यान से, क्यों बोला जाता है ऐसा मैं बताता हूँ। कि अब आप यहां से कह दो कि इफ m इज इक्वल टू 1 ग्राम ले लू मैं, है ना, मास यूनिट ले लिया मैंने, 1 ग्राम मास लिया, और डेल्टा टी मान लीजिए मैंने 1 केल्विन ले लिया या 1 डिग्री सेल्सियस ले लिया, 1 डिग्री सेल्सियस ले लो, 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, तो अगर ये दोनों वैल्यू 1 रख दूं तो स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल है, डेल्टा क्यू के बराबर है, और डेल्टा क्यू क्या था, हीट सप्लाइड। तो स्पेसिफिक हीट एस किसके इक्वल है, डेल्टा क्यू के इक्वल है। डेफिनेशन बना सकते हो आप, ठीक है, अपनी खुद की घर की डेफिनेशन। तो स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन किया आपने, आपने कहा कि सर जी स्पेसिफिक हीट तो हीट सप्लाइड के बराबर है। किसको सप्लाई करी है आपने, एक यूनिट मास वाले सबस्टेंस को। यूनिट का मतलब होता है एक, मतलब 1 ग्राम सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी ना, दैट हीट इज स्पेसिफिक हीट। मेरी बात आप समझ गए, सभी बच्चों को समझ में आ गई मेरी बात। से यस और नो, अनम्यूट योरसेल्फ एंड बता दो। यस सर। यस सर। ठीक है, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, दो तरह की हीट होती है, एक होती है स्पेसिफिक हीट और एक होती है बेटा लेटेंट हीट। ठीक है ना, एक होती है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट वो हीट होती है जिसकी हेल्प से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। स्टेट का क्या मतलब होता है, स्टेट होती है 3 हमारे पास, जो हम हमारी नेचर में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर किसी ऑब्जेक्ट को, एक यूनिट ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेट चेंज करनी है, यूनिट का मतलब 1 ग्राम मास से ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेट चेंज करनी है, तो उसे कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, दैट्स द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट स्टेट को चेंज कराएगी, स्पेसिफिक हीट उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने का काम करेगी। बस इतना सा फर्क है, ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कर लो बेटा इसको, है ना। अब देखो बेटा हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास S इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल है, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट बताओ भाई बच्चों, स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या रहेगी, डेल्टा क्यू। इसकी यूनिट क्या लेते हो आप, ये कौन है, हीट, हीट की यूनिट क्या लेते हो, हीट की यूनिट लेते हो कैलोरी, लेते हो कि नहीं लेते हीट की यूनिट। मास की यूनिट क्या होती है बच्चा, किलोग्राम, और
टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है बेटा? केल्विन होती है कि नहीं होती? तो मैं आपको बताता हूं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है उसकी वैल्यू बताता हूं और फिर समझाता हूं आपको। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, उसकी वैल्यू होती है बच्चा लोग 1 कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम पर केल्विन, है ना। अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूं ना बेटा, किलोग्राम में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 10⁻³ आ जाएगा कैलोरी पर केजी, ठीक है, और पर केल्विन। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.2 जूल के बराबर होता है ना। तो आप 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन किसके बराबर होगा? 4.2। तो ये हो गया आपका 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। आप इसके साथ कुछ इस तरह से डील कर सकते थे। अब देखो एक चीज और भी है जो मेरे दिमाग में बड़ी स्ट्राइक कर रही है कि ये मास होता है ना, ये जो मास होता है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? हाँ जी, ये रिलेशन कितने बच्चों ने देखा है? ये टोटल मास किसके बराबर होता है? मास ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को क्या मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है? अनम्यूट करो और बताओ मुझे, क्या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है? हाँ जी, यस सर। और ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं क्या बच्चा? हैं, बोलो बेटा। सर रिपीट करना आपने अभी जो बोला। बेटा मैंने ये बोला कि ये टोटल मास है बेटा, इस कोई भी आपने ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे उसका, तो इसको मैं बोल रहा हूं बेटा कि दिस इज मोलिकुलर मास, मास ऑफ वन मोलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स n। नंबर ऑफ मोल्स, ये केमिस्ट्री में किया है आपने स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से, केमिस्ट्री की यस सर, स्टार्टिंग फर्स्ट जब आप, चैप्टर ऑफ हैं? फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाने हो। तो अब यहाँ m की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो स्पेसिफिक हीट मेरे पास कितना बनेगा बोलो? डेल्टा Q डिवाइड बाय m की वैल्यू मास ऑफ वन मोलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और डेल्टा T। अब देखो बच्चों इसके साथ मैं थोड़ी बहुत और भी मतलब इसकी वैल्यू में ना जो वेरिएशंस आपको शो करूंगा। कैसे? देखो कि मास ऑफ वन मोलिक्यूल, मोलिकुलर मास को स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देना तो वो हमें प्रोवाइड करता है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, स्पेशली दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड C, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड C, C वर्ड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इंटू एस का वैल्यू कितना आता है? डेल्टा Q बाय डेल्टा T और इंटू n, ये उसका वैल्यू आता है बच्चा, ठीक है बेटा, ये इसका वैल्यू आता है बेटा। तो अब देखो अगर आप 1 मोल ऑफ गैस या आपके पास कोई भी स्पेसिमेन है, अगर आप n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, वैसे ये बात ज्यादातर गैसेस के लिए होती है, गैसेस में हम मोल्स की बात करते होते हैं, सॉलिड में हम ये ऐसी बात नहीं करते होते, वहां पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की बात करी जाती है, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू, अगर मुझे नहीं पता, केमिस्ट्री वालों को ज्यादा पता है, आप लोग मुझे बता देना बाद में जब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद। अगर n इज इक्वल टू 1 ले लूं तो स्पेसिफिक हीट C दैट इज इक्वल टू m इंटू एस फॉर 1 मोल, ये आपके पास आ गया डेल्टा Q बाय डेल्टा T के इक्वल, डेल्टा Q बाय डेल्टा T के बराबर, ठीक है ना, डेल्टा Q बाय डेल्टा T के बराबर। अब हम ना यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं कि हम कहते हैं कि डेल्टा T जो टेम्परेचर है ना वो बिल्कुल कम राइज हुआ है, ठीक है, डेल्टा T अप्रोचेस टू जीरो, और उस सिचुएशन में जब ये डेल्टा T जीरो को अप्रोच करता है तो ये डेल्टा Q आपका किसके इक्वल बन जाता है? dQ बाय dt के इक्वल बन जाता है, दैट इज स्पेसिफिक हीट। यानी कि स्पेसिफिक हीट के लिए, ये मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए आपके पास एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा Q बाय डेल्टा T। आगे जब आप क्लास में आगे चलोगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी आएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी आएगा। प्रेशर में आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, प्रेशर को कांस्टेंट रख के आप काम करोगे, P इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा आपका,
और वॉल्यूम में आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के dq बाय dt की वैल्यू निकालोगे, वॉल्यूम आपका रहेगा कांस्टेंट। ठीक है ना बेटा? तो ये है आपके पास कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के लिए। ठीक है ना बच्चा? सभी बच्चों को समझ में आया बेटा? एक बार प्लीज बता दो मेरे को, सभी को समझ में आया? फिर हमारा टाइम हो चुका है।